नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक उपन्यास सबसे बड़ा हत्यारा, पार्ट 5। मुझसे काम। कॉफी का घूंट भरते हुए सुधीर शर्मा हैरानी से बोला, मुझसे अब किसी भी काम की आशा न रखना। जो काम मैं लेना चाहता हूँ उसे सिर्फ तुम ही कर सकते हो। यह तो वास्तव में हैरानी की बात है कि कोई ऐसा भी काम है जिसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। सुधीर शर्मा हंसा। ऐसा कौन सा काम है? प्लेन लैंड करने का। प्लेन लैंड? एकाएक कहते कहते सुधीर शर्मा ठिठका और देवराज चौहान को देखने लगा। प्लेन फ्लाई करना हो तो बात समझ में आती है, लैंड ही करना है सिर्फ, यह समझ में नहीं आ रहा। देवराज चौहान ने सुधीर शर्मा की आंखों में झांका, फिर बोला, यह प्लेन हाईजैक का मामला है। हाईजैक? सुधीर शर्मा के कमजोर जिस्म को झटका लगा। हाँ, प्लेन हाईजैक करना है। हम उस पर कब्जा जमा लेंगे। वैसे तो पायलट ही प्लेन लैंड करेगा। अगर पायलट ने गड़बड़ की तो यह काम तुम करोगे। सुधीर शर्मा के होठों से तो कई पलों तक बोलना फूटा। हाईजैकिंग जानते हो कितना बड़ा अपराध है? जानता हूँ। फिर भी तुम कर रहे हो? हाँ। बेवकूफ़ी मत करो। मैं फालतू बात नहीं। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर ठोस लहजे में कहा, तुम अपने मतलब की बात करो कि प्लेन लैंड करोगे, कर सकते हो इस काम को। देवराज, मुझ पर भरोसा करके तुम मौत के मुंह में जाने का सौदा कर रहे हो। 10 साल से मैंने प्लेन फ्लाई नहीं किया। अभ्यास समाप्त हो चुका है। ऊपर से शराब ने मेरे शरीर को नकारा कर दिया है। मेरे हाथ पांव मेरे काबू में नहीं रहते, कांपते रहते हैं। तुम देख ही चुके हो। इस पर तुम कहते हो कि मैं प्लेन लैंड करूं? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसा कह रहे हो। दिमाग मेरा ठीक है, बल्कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। 10 सालों में तुमने ऐसी जिंदगी बिताई है कि तुम खुद को बेकार और घटिया आदमी समझने लगे हो। तुम एक अच्छे और कुशल पायलट हो। अभ्यास नहीं रहा, ये बात मैं मान सकता हूँ। कभी कभी बिना अभ्यास के भी काम करना पड़ जाता है। अपने आप में विश्वास पैदा करो। शांति से सोचो कि प्लेन फ्लाई करना और लैंड करना मामूली सा काम है। तब तुम खुद ही कहोगे कि तुम यह काम आसानी से कर सकते हो। मेरे दोस्त, यह काम बहुत जरूरी है। जरूरी ना होता तो तुम्हें तलाश करता हुआ मैं यहाँ तक ना आता। अगर यह काम मुझे किसी और ने कहा होता तो मैं कभी भी ना करता, सुधीर शर्मा ने कहा। परंतु तुम्हें इनकार करने का हौसला मुझ में नहीं है, क्योंकि तुमने उस वक्त में मेरी सहायता की थी जब मेरे अपनों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। बिना किसी लालच के मुझे 1.5 लाख देकर बिजनेस शुरू करवाया था और वापस कभी नहीं मांगे। अगर मेरा मुकद्दर ठीक होता तो शायद आज मैं उस बिजनेस की बिना पर ढंग का इंसान बना होता। उस एहसान का बदला तो सुधीर, देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर शुष्क स्वर में कहा, एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लो कि देवराज चौहान न तो किसी पर एहसान करता है और ना ही किसी का एहसान लेता है, लेकिन दोस्ती में सब चलता है। अगर तुम मेरी बात इसलिए मानने जा रहे हो कि कभी दिए मेरे 1.5 लाख को एहसान मानते हो, तो प्लेन लैंड करने वाली बात मानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं तुमसे काम लूँगा। अगर दोस्ती को सामने रखकर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो जुदा बात है। सुधीर शर्मा खुलकर मुस्कुराया। ठीक है, दोस्ती के नाम पर ही सही, प्लेन लैंड का काम मैं करूँगा, लेकिन लैंडिंग के वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो गई, प्लेन क्रैश हो गया, तो मुझसे कुछ मत कहना। चिंता मत करो, देवराज चौहान मुस्कुराया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ना तो तुम सुनने के लिए जिंदा रहोगे और ना ही मैं कहने के लिए। रनवे की हर तरफ खतरनाक खाइयां हैं। मुझे रनवे तो दिखा दो। लैंडिंग से पहले एक बार तुझे रनवे दिखा दूंगा। कितना लंबा चौड़ा है? यह पूछने का क्या फ़ायदा? जितना भी चौड़ा लंबा हो, तुम्हें वहाँ प्लेन लैंड करना है। अपनी आंखों से देख लेना। अब रात को यहीं सो जाओ, कल सुबह हम जयपुर छोड़ देंगे। सुधीर शर्मा ने सिर हिला दिया। चेहरे पर गंभीरता और सोच के भाव उभरे हुए थे। कैसे हो अवतार सिंह? देवराज चौहान ने सुधीर शर्मा के साथ बंगले में प्रवेश किया तो अवतार सिंह को देखते ही देवराज चौहान बोला, अच्छा हूँ। कहने के पश्चात अवतार सिंह सुधीर शर्मा को प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगा। यह अपना दोस्त है, सुधीर शर्मा, बढ़िया पायलट है। देवराज चौहान ने कहा। तुम यहाँ रहते हो? सुधीर शर्मा आलिशान बंगले पर निगाहें दौड़ाकर बोला। हाँ, लेकिन बंगला अपना नहीं, पार्टी का है। सुधीर शर्मा की बात का जवाब देकर देवराज चौहान ने अवतार सिंह को देखा। जगमोहन आया था? हाँ,
चंदानी से 10 आदमी लेकर वापस चला गया है। 10? हाँ, अवतार सिंह ने कहा। चंदानी तुमसे मिलने को तड़प रहा है। वह हर रोज चक्कर लगा जाता है। वह कह रहा था तुम्हारे आते ही उसे खबर कर दूं। कर दो खबर, उसे बुला ही लो। हमेशा की तरह मेवाराम चंदानी हाँफता हुआ बौखलाया सा बंगले पर आया, परंतु सुधीर शर्मा को सामने देखकर उसने अपने पर काबू पा लिया। यह कौन है? अपना ही आदमी है, तुम अपनी कहो। अगर हाईजैकिंग में कामयाब न हो सके तो? चंदानी घूरते हुए बोला। तो हम भी मर जाएंगे, देवराज चौहान तीखे स्वर में बोला। अब इस नाजुक मौके पर बेकार की चींची ना करो और काम की बात पर आओ। जगमोहन को जो आदमी दिए हैं वह भरोसे के हैं? हाँ, चंदानी मरे स्वर में बोला। मुझे 20-25 आदमी चाहिए जो जान पर खेलने को तैयार हों। इतने आदमी मैं कहाँ से लाऊंगा? 10 तो पहले दे चुका हूँ। ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारे लिए यह मामूली काम है। यह आदमी मुझे प्लेन के अंदर हाईजैक के समय चाहिए, जो सब यात्रियों को कवर कर सके। इन सबको किसी एक जगह इकट्ठा करो, मैं इन्हें सारी प्लानिंग समझाऊंगा, और जिस जगह इन्हें इकट्ठा करोगे यह सब आदमी उसी जगह पर रहेंगे। कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। जब निकलेंगे तो सीधे एयरपोर्ट पहुंचकर उस प्लेन में सवार हो जाएंगे जिसमें लोटिया बैठा होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि मेरे बात करने के पश्चात उनमें से कोई जय किशन लोटिया को खबर न कर दे। लोटिया क्या चीज़ है तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। लोटिया का सगा कहीं भी हो सकता है। मेवाराम चंदानी सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। और तुम क्या काम करोगे यह भी सुन लो। लोटिया पर बराबर नजर रखनी है कि वह कब बाहर जा रहा है। आज से 10 दिन बाद वह जब भी प्लेन में सफ़र करे, उसी प्लेन में मेरे इस दोस्त की, अवतार सिंह की और उन सब आदमियों की जो प्लेन में मेरी योजना में शामिल होंगे, सीटें बुक करा देना। अगर पूरी सीटें न मिली तो हम इंतज़ार करेंगे। कभी तो सीटें मिलेंगी। किसी एक एजेंट के द्वारा ही सारी सीटें बुक मत कराना। शहर में सैकड़ों एजेंट ऐसे हैं, समझ गए ना? चंदानी ने सहमति में सिर हिलाकर कहा। ठीक है, अब मुझे यह तो बता दो कि हाईजैक करके प्लेन कहाँ उतरवाओगे? मैं भी तुम लोगों को वहीं मिलूंगा। तुम्हारे वहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें असम में ही किसी जगह का पता बता दूंगा, वहीं पहुंच जाना। लोटिया तुम्हारे हवाले और काम खत्म। मेवाराम चंदानी की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। देवराज चौहान वहां 6 दिन रहा। चंदानी द्वारा मुहैया कराए 22 आदमियों से वह मिला। हाईजैकिंग का सारा प्लान उन्हें समझाया। 4 बार उन लोगों से मिलकर इस सिलसिले में बात की। इस दरमियान उन 2200 आदमियों को उस जगह से बाहर निकलने की मनाही कर दी गई। क्योंकि इस काम में चंदानी उन्हें मोटी रकम दे रहा था, इसलिए किसी ने चूंचा नहीं की। पहरे के तौर पर अवतार सिंह उन 2200 के सिर पर सवार हो बैठा। साथ ही चंदानी के भेजे अन्य आदमी इस काम में अवतार सिंह की सहायता करने लगे। पहरे पर लगे चंदानी के आदमियों में से किसी को भी असल बात मालूम न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। 2200 व्यक्तियों की जरूरत की हर वस्तु उन सबको वहीं उपलब्ध होने लगी। मेवाराम चंदानी अपने हिस्से में आए कामों को तसल्ली से पूरा करने में व्यस्त था। सुधीर शर्मा ने उन 2200 के सामने जाने की आवश्यकता न समझी। वह शराब पीने में ही डूबा रहता। अलबत्ता देवराज चौहान से वह हाईजैकिंग की प्लानिंग जान चुका था, और उस प्लानिंग से उसे तसल्ली थी कि योजना बुरी नहीं। सब काम निपटाने के पश्चात 7वें दिन सुधीर शर्मा को साथ लिए देवराज चौहान शिवसागर जा पहुंचा। यहाँ है हवाई पट्टी? सुधीर शर्मा ने पूछा। नहीं, यहाँ से कुछ दूर बोका घाट में। वहाँ तक जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी लेनी होगी। प्राइवेट गाड़ी में दोनों बोका घाट जा पहुँचे। उन्हें देखते ही जगमोहन पास आया और देवराज चौहान से बोला, यह सुधीर शर्मा है? शरीर पर एयरफोर्स की वर्दी थी। हाँ, काम कैसा चल रहा है? देख लो, तुम्हारे सामने ही चल रहा है। 2-3 दिन और लगेंगे। वह करीब 40 आदमी और औरतें थी जो काम में तेजी के साथ जुटे हुए थे। रोड रोलर भी धड़ाधड़ काम कर रहा था। बलिया और 10 अन्य आदमी उन सबसे काम ले रहे थे। उन 10 ने एयरफोर्स की वर्दियां पहनी हुई थी। यह रनवे है, देवराज चौहान ने सुधीर शर्मा से कहा, जहां तुम्हें प्लेन उतारना है। सुधीर शर्मा रनवे की तरफ बढ़ गया। यह तो दिन में भी पिए हुए है। सुधीर शर्मा के जाते ही जगमोहन बोला, यह 24 घंटे ही पिए रहता है। शराब यह इस तरह पीता है जैसे हम लोग चाय पानी पीते हैं। पूरा का पूरा एल्कोहलिक हो चुका है। शराब ना पिए तो इसके हाथ पांव बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। इसका मतलब इसे शराब ना मिले तो यह बेकार है। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया।
यह प्लेन तो ठीक ठाक लैंड कर लेगा? जगमोहन के स्वर में शंका व्याप्त थी। कर लेगा, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। वहां पर क्या इंतजाम करके आए हो? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने उसे सब कुछ बताया। तो क्या हाईजैकिंग में मैं साथ नहीं रहूंगा? नहीं, मेरे साथ अवतार सिंह और 22 आदमी होंगे। मैं तुम्हारे साथ हाईजैकिंग में रहूंगा, जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। अगर तुम मेरे साथ रहे तो यहाँ कौन रहेगा? बूंदी बलिया जैसे हरामी व्यक्ति पर एक हद तक ही विश्वास किया जा सकता है, देवराज चौहान ने ठोस स्वर में कहा। तुम भी हमारे साथ चले आओ, और जब हम प्लेन उड़ाकर यहाँ लाए तो मालूम हो पीछे से बलिया ने ऐसी गड़बड़ कर दी है कि प्लेन नहीं उतारा जा सकता। इन सबको संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। कभी भी किसी भी वक्त कैसी भी विपदा आ सकती है, उससे निपटने वाला कोई तो होना चाहिए। बात जगमोहन की समझ में आई। फिर भी वह बोला, यहाँ अवतार सिंह भी तो आ सकता है। जिस काम को तुम छोटा समझ रहे हो वह अहम काम है। प्लेन हाईजैक करके हमें यहीं उतारना है। अवतार सिंह हमारे लिए नया है, गड़बड़ भी हो सकती है। मैं हर किसी पर विश्वास नहीं करता। एक तरफ तुम रहोगे और एक तरफ मैं। जगमोहन खामोश हो गया। 1 घंटे के पश्चात सुधीर शर्मा वापस आया। वह पूरा रनवे देखकर आया था। उसके चेहरे पर गंभीरता व्याप्त थी। उसने शराब की बोतल निकालकर घूंट भरा और बोला, रनवे बहुत ही खतरनाक जगह पर है। वो तो है, यह तो छोटे प्लेनों के लिए है। यात्री प्लेन के लिए तो रनवे दूसरा होता है। मालूम है, इस रनवे पर प्लेन लैंड करना मौत को दावत देना है। जो कुछ भी हो तुम्हारे सामने है, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। कोई बड़ी बात नहीं कि लैंडिंग कामयाब न हो। सुधीर शर्मा ने पुनः बोतल से मुंह लगाकर घूंट भरा। यहाँ पर प्लेन उतारना सीधा साधा मौत को बुलावा देना है। तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना है वही तो कह रहा हूँ। समझो या ना समझो, यह तुम्हारी इच्छा। अपने आप में विश्वास पैदा करो सुधीर। प्लेन लैंड के लिए अपने आप में रनवे पूरा है। तुम आसानी के साथ प्लेन उतार सकते हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। यह तो वक्त ही बताएगा, सुधीर शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। फिर रनवे की शुरू की तरफ नजर आ रहे पेड़ों की तरफ इशारा करके बोला, इन पेड़ों को साफ करवा देना। लैंडिंग के समय प्लेन का कोई भी हिस्सा इन पेड़ों से टकरा सकता है। जगमोहन से कह देता हूँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हम 2 दिन यहाँ रहेंगे। तुम रनवे का अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना। कहीं कोई कमी नजर आए तो जगमोहन से बोल देना। सुधीर शर्मा की दृष्टि पुनः रनवे पर जा टिकी। कोशिश करो कि शराब कम से कम पियो। तुम बहुत ज़्यादा पी रहे हो। सुधीर शर्मा ने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया। वह रनवे पर निगाहें दौड़ाता रहा। 2 दिन में रनवे की पूरी तरह मरम्मत वगैरह हो ही गई। सुधीर शर्मा ने रनवे की लंबाई चौड़ाई नापी और चमकने वाले सफ़ेद पदार्थ से पट्टी पर कई जगह निशान लगाने को कहा। रनवे का सारा काम ठीक ठाक निपट गया था। देवराज चौहान ने बलिया और जगमोहन के साथ योजना बनाई कि सफल लैंडिंग के पश्चात प्लेन से लोटिया को निकालकर कहाँ ले जाना है। आखिरकार ले जाने की जगह तेजपुर तय हुई। बूंदी बलिया ने विश्वास दिलाया कि अगले 2 दिनों में वह तेजपुर में कोई ठीक ठाक जगह किराए पर ले लेगा और वहां जाने के लिए कोई बढ़िया सा वाहन हर समय तैयार रखेगा। और अब जब तक प्लेन लैंडिंग का काम सफलतापूर्वक नहीं निपट जाता, तब तक जगमोहन, बलिया और एयरफोर्स की वर्दी पहने अन्य आदमी हर समय हवाई पट्टी की निगरानी रहेंगे। तत्पश्चात देवराज चौहान सुधीर शर्मा के साथ वहां से चला गया। उस दिन शाम तक हवाई पट्टी का सारा काम समाप्त हो गया। रोड रोलर व अन्य सामान तथा मजदूरों के तौर पर काम लिए जाने वाले बोकाखाट के निवासियों को वहां से चलता कर दिया। सूर्य डूब चुका था और अंधेरा घेरने ही वाला था कि आसमान से टपकती मुसीबत की भांति एयरफोर्स की जीप वहां आ पहुंची। जीप से एयरफोर्स का एक ऑफिसर और 4 अन्य व्यक्ति उतरे। सबके जिस्मों पर एयरफोर्स की वर्दियां थी। जगमोहन, बूंदी बलिया और 10 आदमी सख्ते की हालत में खड़े के खड़े रह गए। जीप से उतरते ही एयरफोर्स के आदमियों ने जगमोहन को सैल्यूट दिया, क्योंकि उसके बदन पर ऑफिसर की वर्दी थी। फिर पास आकर हल्की सी मुस्कान के बाद जगमोहन बोला, हेलो ऑफिसर। कहने के पश्चात उसने जगमोहन की छाती पर लगी नाम की पट्टी पर निगाह मारी। जगमोहन, आज दोपहर में हमें इस हवाई पट्टी के बनाने की खबर मिली तो हम वास्तव में बहुत हैरान हुए, क्योंकि हमें इस प्रकार कोई सूचना नहीं मिली थी कि एयरफोर्स यहाँ पर पुनः हवाई पट्टी की तैयारी करवा रहा है, जबकि ऐसा कोई काम करने से पहले हमें सूचित करना आवश्यक था। यह इलाका, यह रनवे हमारे कार्य क्षेत्र के भीतर आता है।
फिर भी हमें इस प्रकार की खबर नहीं। एयरफोर्स के इतिहास में जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जगमोहन ने कठिनता से खुद को संभाला, परंतु चेहरे पर उभरी व्याकुलता पर काबू नहीं पा सका था। सिगरेट निकालकर सुलगाई और कष्ट लेकर बेहद धीमे किंतु स्थिर स्वर में बोला, मैं भी आप ही की तरह ऑफिसर हूँ। ऊपर से जो कुछ हुक्म मिले हमें पूरा करना पड़ता है। हमें यही ऑर्डर मिला है कि यहाँ पर हमें खामोशी से हवाई पट्टी का निर्माण करना है, यहाँ तक कि आप लोगों को भी खबर नहीं होनी चाहिए। ऊपर से जगमोहन सामान्य बना हुआ था, परंतु भीतर जैसे ज्वालामुखी फट रहा था। यह लोग उनकी पूरी योजना का सत्यानाश कर सकते थे। यह कौन है? उस ऑफिसर ने बलिया की तरफ इशारा किया। बूंदी बलिया पहले से ही उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। लोकल आदमी है, आखिर हमें किसी की तो सहायता चाहिए ही थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं हेडक्वार्टर से बात करूंगा कि ऐसी क्या बात है कि जिसके कारण इस हवाई पट्टी को दोबारा ठीक करने की बाबत हमें सूचना भी नहीं दी गई। अवश्य, जगमोहन का लहजा पूर्वतः ठोस था। आप इस बात को पूछने का हक रखते हैं। एक बात और भी मेरी समझ से बाहर है कि हेडक्वार्टर ने आपको खामोशी से इस हवाई पट्टी की मरम्मत को कहा था और आप लोग यह काम खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला? वह कैसे? जगमोहन सतर्क हो उठा। वर्दियां पहनकर इस काम को करवाना खुल्लम खुल्ला नहीं तो और क्या है? जगमोहन के मुंह से बोलना फूटा। वह ठीक तो कह रहा था। आप ठीक कह रहे हैं, यह गलती हमसे अवश्य हुई, परंतु यह गलती भी जरूरी थी। सादे कपड़ों में यह काम करवाना कठिन हो जाता, लोगों को और पुलिस वालों को जवाब देने में कठिनाई होती। उसने जगमोहन को घूरा, फिर स्थिर लहजे में बोला, मैं आपका पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड देख सकता हूँ? क्यों नहीं? जगमोहन अब खुलकर मुस्कुराया। अगर मन में कोई शक बस जाए तो उसे फौरन दूर कर लेना चाहिए। उन छोटे से टेंटों तक चलना होगा आपको। मेरा आइडेंटिटी कार्ड वहीं रखा है। कहने के साथ ही उसने कुछ दूर नजर आ रहे छोटे छोटे शामियानों की तरफ इशारा किया। चलिए। अंधेरा घिरना आरंभ हो चुका था। ठंडी हवाओं में तेजी आ गई थी। जगमोहन का चेहरा चट्टान की मानिंद सख्त हो चुका था। आंखों में क्रोध भरी चमक विद्यमान थी। एयरफोर्स के ऑफिसर और उसके साथ आए चारों आदमियों के साथ वह टेंटों की तरफ बढ़ा तो आंखों ही आंखों में उसने बूंदी बलिया को खतरनाक इशारा किया। बूंदी बलिया के दांत भिज गए। वह वहशी नजर आने लगा था। बैठिए बैठिए। टेंट के भीतर प्रवेश करते ही जगमोहन शांत स्वर में बोला, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रात का वक्त है और हमें काफी लंबा पहाड़ी सफर तय करना है। आप हमें आइडेंटिटी कार्ड दिखा दीजिए। ऑफिसर और उसके चारों साथी टेंट के भीतर आ गए थे। टेंट काफी बड़ा था, उसमें 3 बेड आसानी से आ सकते थे। जगमोहन ने ऑफिसर को देखा, फिर ऊंचे स्वर में बोला, बलिया, इन्हें आइडेंटिटी कार्ड दिखा दो। स्वर में ठंडक थी। फिर देखते ही देखते 10 आदमियों के साथ बलिया टेंट में आ गया। उसके हाथों में रिवॉल्वर थमे थे, जिनका रुख ऑफिसर और उनके चारों साथियों की तरफ था। यह क्या है? ऑफिसर हड़बड़ाकर रिवॉल्वरों को देखने लगा था। पूछा नहीं करते कि यह क्या है, समझ जाया करते हैं। जगमोहन दांत भींचकर बोला, यह हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। खुद भी समझ लो और अपने साथियों को भी समझा दो। अगर नाचने की कोशिश की तो तुम सबकी लाशों को खाई में फेंक दिया जाएगा और किसी को मालूम भी नहीं होगा कि क्या हुआ है। ऑफिसर और उसके साथी हक्के बक्के। किसी के होठों से बोल न फूटा। बलिया, कुछ दिन के लिए इनका कोई इंतजाम हो सकता है? इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, देखना पड़ेगा। या तो कुछ दिन का इंतजाम कर दो या फिर इन्हें मारकर लाशों को ठिकाने लगा दो। वैसे मैं खामखा की हत्या में यकीन नहीं रखता, लेकिन यह हत्याएं खामखा की गई नहीं होंगी। पीछे तगड़ी वजह है। इन लोगों के कारण हमारा भट्टा बैठ सकता है। मैं अभी आता हूँ। आधे 1 घंटे तक। बलिया बाहर निकल गया। कौन हो तुम लोग और क्या करना चाहते हो हवाई पट्टी पर? मोटर ड्राइविंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, जगमोहन ने कड़वे लहजे में कहा। इस हवाई पट्टी पर हम अपने कस्टमरों को ड्राइविंग सिखाया करेंगे। तुम? उस ऑफिसर ने कुछ कहना चाहा। मुंह बंद, मुंह बंद। जगमोहन गुर्राया। अब कोई आवाज ना निकले। क्या करके आए हो? बोका खाट में इंतजाम किया है। एक को 100 रुपये देकर उसका घर खाली करवाना पड़ा। उससे कहा कि कुछ दिनों के लिए ऑफिसरों को उसके घर की जरूरत है। 100 रुपया इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज होती है। वह अपने बीवी बच्चों सहित पास ही अपने भाई के घर में चला गया और उसके घर के नाम पर एक कमरा है जिसकी छत पर लोहे की टीन पड़ी है। ठीक है, इन सबको वहीं पहुंचा दो, जगमोहन ने दांत भींचकर कहा।
2 आदमी कमरे के भीतर इनके साथ रहेंगे, 2 कमरे के बाहर पहरा देंगे। इनके हाथ पांव हर समय बांधे रखो। हम ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं हैं। अगर यह उछलें तो इन्हें गोली मार दो। ठीक है। बलिया ने एयरफोर्स की वर्दी पहने 4 आदमियों को साथ लिया। उन सबके हाथों को बांधकर उन्हें बाहर ले गए। देवराज चौहान सुधीर शर्मा के साथ जब बंगले पर आया तो बेसब्री के साथ चंदानी को अपना इंतजार करते पाया। वह व्याकुल और उत्तेजित नजर आ रहा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम आ गए, वरना मैं तो सोच रहा था कि कहीं तुम्हें आने में देरी ना हो जाए। चंदानी ने मील भर लंबी सांस खींचकर कहा। क्यों, क्या बात है? देवराज चौहान बैठता हुआ बोला। सुधीर शर्मा ने खुद को विस्की की बोतल में व्यस्त कर लिया था। आज से 8वें दिन जय किशन लोटिया प्लेन पर बाहर जा रहा है। कहाँ? देवराज चौहान सतर्क हो गया। बंबई, दोपहर 1 बजे की फ्लाइट है। खबर पक्की है? बिल्कुल पक्की है। जो लोटिया का टूर प्रोग्राम बनाता है उसका असिस्टेंट मेरा आदमी है, उसी ने यह खबर मुझ तक पहुंचाई। चंदानी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। और मैंने अलग अलग ट्रेवल्स एजेंटों द्वारा 16 आदमियों की सीटें उस प्लेन में बुक करा ली हैं। अगले 3 दिनों में बाकी सीटें भी बुक करा लूंगा। और अगर लोटिया उस प्लेन में ना गया तो? अव्वल तो ऐसा होता नहीं, अगर हो भी गया तो चिंता की कोई बात नहीं, सारी सीटें कैंसिल हो जाएंगी। हम लोटिया के आगामी प्रोग्राम पर नजर रखेंगे। लोटिया अपनी सीट कब बुक कराएगा? लोटिया की सीट हमेशा प्लेन रवानगी से 1 दिन पहले बुक होती है। देवराज चौहान ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। तुमने नकाब तैयार करवाए? हो रहे हैं, 2 दिन अभी और लगेंगे। और गुप्त तले वाले ब्रीफकेस, उन पर भी काम चल रहा है। सारे ब्रीफकेस तैयार होने में अभी कम से कम सप्ताह लगेगा। इन कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, भूलना नहीं। याद है, याद है। चंदानी ने फौरन सिर हिलाया। सब आदमियों के लिए बढ़िया रिवॉल्वरें अरेंज करो और 2 फोल्डिंग गन हो जाएंगी। रिवॉल्वरें उन सब 22 आदमियों के ब्रीफकेसों के तले में रख देना। सब कुछ समझा देना कि ताला कैसे खुलता है, और दोनों फोल्डिंग गन मुझे दे जाना। मैं ऐसा ही करूंगा। इस बीच देवराज चौहान उन 22 के पास 2-3 बार गया, उनसे बात की। सब तैयार थे और व्याकुलता से मौके का इंतजार कर रहे थे। देवराज चौहान ने अवतार सिंह को कई बातें समझाई। सब कुछ तैयार था, अब सिर्फ वक्त का इंतजार था, और वह दिन भी आ पहुंचा। एक दिन शाम को चंदानी ने आकर खबर दी कि लोटिया की कल वाले प्लेन में टिकट बुक हो गई है। प्लेन ने दोपहर ठीक 1 बजे एयरपोर्ट से बंबई के लिए उड़ान भरनी है। देवराज चौहान ने उसी समय शिव सागर के उस फोन नंबर पर ट्रंक कॉल बुक कराई जो बूंदी बलिया ने इसी काम के लिए दे रखा था। लाइन मिलते ही निर्धारित कोड वर्ड्स में देवराज चौहान ने मैसेज दे दिया कि कल 1 बजे का प्लेन है, जिसे कि वह लोग हाईजैक करके ला रहे हैं। फिर देवराज चौहान ने भीमराव के नंबर मिलाए। कैसे हो देवराज चौहान? आवाज पहचानते ही भीमराव ने पूछा। बढ़िया। बलिया से मालूम हुआ कि हवाई पट्टी तैयार हो गई और तुम पूरी तैयारी में हो। तो बलिया ने तुम्हें खबर कर दी? देवराज चौहान हौले से हंसा। मेरा आदमी है। भीमराव भी हंसा। खबर तो करेगा ही, आदमी काम का है, मुझे पसंद आया। खैर यह बताओ, प्रोग्राम तय हुआ या नहीं? हो गया है, कल दोपहर का है, 1 बजे का, बंबई वाले में। तुम मौत को गले लगाने वाला काम कर रहे हो। बहरहाल इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं कह सकता कि समझदारी से काम लेना। वैसे मुझे अफसोस है कि इस मामले में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। जो तुम कर रहे हो उस काम में सहायता करना मेरे बूते से बाहर की बात है। बूंदी बलिया ने हमारी बहुत सहायता की है और कर रहा है। कोई खास बात? कल हाईजैकिंग के बाद सुजान सिंह को मेरी तरफ से कह देना कि जय किशन लोटिया अब उसके रास्ते कभी नहीं आएगा। महन से अपने तौर पर निपट ले। इसका मतलब अंडरवर्ल्ड में अब सुजान सिंह की चलेगी? हाँ, बशर्ते कि वह अपनी चला पाया। आदमी काबिल है, चला लेगा। तुम्हारा मैसेज मैं सुजान सिंह को दे दूंगा। देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और चंदानी से बोला, अब तुम जाओ और ब्रीफ केसों के तलों में रिवॉल्वर और नकाब रखकर एक एक ब्रीफ केस उन 22 के हवाले कर दो। मुझे भी 2 ब्रीफ केस, नकाब और गने दे जाना। चंदानी की चिंताग्रस्त मुंडी दाएं बाएं हिलनी शुरू हो गई। अटेंशन प्लीज, एयर होस्टेस की आवाज़ पूरे विमान में गूंज उठी। कुछ ही पलों में विमान बंबई के लिए उड़ान भरने वाला है। कृपया यात्री अपनी अपनी बेल्टें बांध ले। सबकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। आवाज़ आनी बंद हो गई।
इसके साथ ही विमान में हलचल आरंभ हो गई। सब अपनी अपनी बेल्टें बांधने में व्यस्त हो गए। देवराज चौहान ने बगल में बैठे सुधीर शर्मा को देखा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, सुधीर शर्मा मुस्कुराया। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी कि यात्री के तौर पर मैं पहली बार सफर कर रहा हूँ। बतौर पायलट सैकड़ों बार उड़ानें भरी हैं। शराब उतनी ही पीना जितनी जरूरत हो। सुधीर शर्मा को बैग से छोटी सी बोतल निकालते देख देवराज चौहान बोला, वह तुम्हारा लोटिया कहाँ है? दाईं तरफ, चौथी लाइन में, खिड़की के करीब वाली सीट पर बैठा है। सुधीर शर्मा ने उस तरफ निगाह मारी, परंतु बीच में आ रहे यात्रियों के सिरों के कारण लोटिया को देखने में उसे असफलता ही मिली। 10 मिनट के पश्चात ही प्लेन रनवे छोड़कर आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। प्लेन में कुल 500 यात्री थे, बाकी सीटें खाली थी। जरूरत पड़ने पर मुझे वैसे ही बुलाना जैसे मैंने कहा है, सुधीर शर्मा धीरे से बोला। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और उसने टांगों के समीप रखा ब्रीफकेस उठाकर अपनी दोनों टांगों पर रख लिया। अभी वक्त था, 15 मिनट का वक्त। सबको आदेश दिया हुआ था कि प्लेन की उड़ान भरने के ठीक 15 मिनट के पश्चात हरकत में आए, और 14वें मिनट से ही हरकत शुरू हो गई। उन 2200 व्यक्तियों ने अपनी सीटों पर बैठे ही बैठे ब्रीफकेस के तलों से नकाब निकालकर चेहरों पर ओढ़े और रिवॉल्वर हाथों में लिए फुर्ती के साथ सारे प्लेन में फैलते चले गए। यात्री स्तब्ध, हक्के बक्के, होठों से आवाज न निकली। फटी फटी आंखों से ही उन भयानक से नजर आने वाले काले नकाबपोशों को देखे जा रहे थे। होस्टेस सहम कर पीछे हट गई थी। सारे नकाबपोश कुछ इस तरह प्लेन में फैले थे कि कोई भी यात्री उनके निशानों से दूर नहीं था। कहीं कोई आवाज नहीं उभर रही थी, और उभरती आवाजें कब की थम चुकी थी। पूरे प्लेन में दहशत फैल चुकी थी। मौत के साए सबके चेहरों पर मंडराने लगे थे। फिर प्लेन के अलग अलग हिस्सों में से देवराज चौहान और अवतार सिंह उठे। उनके चेहरों पर नकाबें थी और हाथों में गने। ब्रीफकेस के तलों में रखी फोल्डिंग गनों के टुकड़ों को जोड़कर क्षण भर में ही उन्हें पूर्ण गनों का रूप दे दिया था। गनों को देखकर माहौल में दहशत की और बढ़ोतरी हो गई। देवराज चौहान गन वाला हाथ ऊपर उठाकर ऊंचे किंतु खूंखार स्वर में बोला, प्लेन को हाईजैक कर रहे हैं। हम 2-4 नहीं, पूरे 25 हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्वक बैठे रहें। किसी की जान को कोई खतरा नहीं होगा, इस बात का हम आपसे वायदा करते हैं। कुछ देर की बात है, उसके बाद आप बिना किसी चिंता के बंबई के लिए यात्रा कर रहे होंगे। हमें सहयोग देने में ही आप लोगों की भलाई है। मौत का फैला सन्नाटा वहां व्याप्त हो गया। प्लेन के हर यात्री की निगाह नकाब ओढ़े देवराज चौहान पर टिकी थी। तभी एक होस्टेज कॉकपिट की तरफ बढ़ी। स्टॉप, हिलना नहीं। अवतार सिंह अपनी गन हिलाकर चीखा। होस्टेज के कदम जड़ हो गए, चेहरा फक। कोई भी हमारी मर्जी के बिना कदम नहीं उठाएगा। अवतार सिंह गुर्राया, हम बार बार वार्निंग नहीं देंगे। अब हम उस इंसान को सीधा शूट करेंगे जो चालाक बनने की चेष्टा करेगा। सबके चेहरों पर खौफ का दरिया ठाठे मार रहा था। सारी हॉस्टेज एक तरफ लाइन लगाकर खड़ी हो जाएं। देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में बोला। देखते ही देखते वहां जितनी हॉस्टेज नजर आ रही थी, सब सूखे पत्तों की भांति कांपती हुई लाइन में जा खड़ी हुई। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। यह देवराज चौहान है। मैंने इसकी आवाज बहुत अच्छी तरह पहचान ली है। एकाएक जय किशन लोटिया दांत भींचकर करीब बैठे पाल खन्ना से बोला, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। मैंने भी इसकी आवाज पहचान ली है। पाल खन्ना अविश्वास भरे स्वर में कह उठा, लेकिन यह तो प्लेन हाईजैक कर रहा है। हाँ, मेरे लिए कर रहा है। लोटिया की आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरा बेचैनी से भर चुका था। यह मुझे अपने कब्जे में लेना चाहता है। आपको? पाल खन्ना के होठों से बोल फूटा। हाईजैक करके यह बहुत ही दिल गुर्दे वाला काम कर रहा है। मुझे तो हैरानी है, इसने हाईजैकिंग की योजना कैसे बनाई होगी। यह तो बहुत बड़ा काम है। सर, पाल खन्ना ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो। हम कुछ नहीं कर सकते। लोटिया तीखे स्वर में बोला। वह लोग बहुत सारे हैं, जबकि मेरे ख्याल से प्लेन हाईजैक करने के लिए 8-10 लोग ही काफी थे। इतने ज्यादा को लाना साबित करता है कि देवराज चौहान हाईजैक में असफलता का मुंह नहीं देखना चाहता। इन हालातों में अगर कोई सामने आया तो यह लोग बेहिचक शूट कर देंगे, चाहे वह हम ही क्यों न हो, क्योंकि अब इन लोगों को अपनी भी जानें बचानी है। अब सवाल मेरे अपहरण का ही नहीं रह जाता, इनकी अपनी जिंदगियों का भी सवाल है। और इसी विमान में सफर कर रहा था हिंदुस्तान के केंद्रीय खुफिया विभाग का सबसे चालाक, खतरनाक और मौका परस्त जासूस
BM जप्पी गुजराती था, जिसे कि आमतौर पर जप्पी या BM का संबोधन दिया जाता था। 45 बरस का गोल मटोल सामान्य कद वाला जप्पी के सिर के आगे के बाल गायब थे। क्रीम से चमकती खोपड़ी दूर से ही नजर आती थी। 1.5 इंच लंबे बालों की कतार एक कान से शुरू होकर पीछे से होती हुई दूसरे कान तक जा रही थी। आदत के मुताबिक जेब में रखी आधे फीट लंबी मोटी कंघी वह निकालकर 1.5 इंच के बालों पर अक्सर फिराता रहता था। चालक कक्ष के द्वार पर जाकर देवराज चौहान ठिठका। उसके नकाब के पीछे छिपे चेहरे पर मौत की दहशत नाच रही थी। यह जिंदगी और मौत का खेल था। मौत तो कोई भी नहीं चाहता था और जिंदगी के लिए हाईजैकिंग का सफर होना बेहद जरूरी था। अवतार सिंह भी समीप आ गया। 6 अन्य आदमी भी पास आ गए। उनके चेहरों पर पड़ी काली नकाबें और हाथों में थाम रखे काले काले रिवॉल्वर से ही भयानकता का एहसास हो रहा था। हर किसी यात्री के उतरे चेहरे पर सहमे होने के भाव छाए हुए थे। दम साधे अपनी सीटों पर बैठे टुकुर टुकुर हाईजैकरों को देख रहे थे। देवराज चौहान ने एक निगाह सारे प्लेन पर डाली। सब कुछ ठीक ठाक था। उसके आदमी सावधानी से सबको कवर किए खड़े थे। गन को संभाले देवराज चौहान ने पायलट कक्ष के दरवाजे के हैंडल को दबाकर धक्का दिया। दरवाजा खुलता चला गया। देवराज चौहान ने अवतार सिंह को अन्य 6 के साथ तेजी से आंधी तूफान की तरह भीतर प्रवेश किया। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, उनकी खोपड़ियों से रिवॉल्वर की नालें जा सटी। यह क्या तमाशा है? बदहवास सा पायलट चीखा। यह तमाशा नहीं बेवकूफ, हाईजैकिंग है। देवराज चौहान ने उसके सामने आकर गन का मुंह उसकी छाती पर रख दिया। हम प्लेन को हाईजैक कर रहे हैं। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? घबराकर पायलट ने उठना चाहा, किंतु देवराज चौहान की गन का दबाव बढ़ जाने से वह उठ न सका। उठ नहीं, चिपक जा कुर्सी से। देवराज चौहान गुर्राया। और जिधर को हम कहें प्लेन की मुंडी उधर को ही मोड़ लेना, वरना मैं तुम लोगों की बात किसी कीमत पर नहीं मानूंगा। उल्लू के पट्टे। देवराज चौहान के दांत पिच गए, आंखें अंगारा बन गई। मेरे हाथ में पकड़ी गन को नहीं देख रहा? साले, पूरा प्लेन हमारे कब्जे में है। जो हम कह रहे हैं वही कर, वरना तेरे शरीर पे इतनी गोलियां धंस जाएंगी कि गिनती भी नहीं होगी। कहने के साथ ही उसने पायलट के सिर पर सटे हेडफोन खींचकर एक तरफ फेंक दिया। पायलट ने निगाहें घुमाकर सबको देखा। उसका चेहरा बदहवास हुआ पड़ा था। माथे पर पसीने की बूंदें चमकनी आरंभ हो गई थी। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। पायलट गहरी गहरी सांसें लेने लगा। क्यों? अगर मैं मर गया तो प्लेन कौन संभालेगा? तुम। तेरे ये 2 असिस्टेंट। रेस्ट केबिन में 1-2 असिस्टेंट और भी होंगे। हमारा काम इनसे ही चल जाएगा। देवराज चौहान ने कड़वे लहजे में कहा। तू अपनी खैर मना। यह लोग प्लेन को नहीं संभाल सकेंगे तो परवाह नहीं। देवराज चौहान उसकी बात काट कर खूंखार लहजे में कह उठा। यह बात की बात है। तू अपनी सुना। हमारी बात मानता है या नहीं? नहीं। पायलट की आवाज भैंस से कांप रही थी। बेवकूफी मत करो। देवराज चौहान के वहशी स्वर में समझाने वाले भाव थे। हम आतंकवाद से संबंध नहीं रखते। हम आतंकवादी नहीं हैं। अंडरवर्ल्ड से संबंध रखते हैं। हमारा एक दुश्मन इस प्लेन में सफर कर रहा है। सिर्फ उसे प्लेन से उतारना है। हमारा रनवे तैयार है। प्लेन को रनवे पर उतारना है। हम अपने दुश्मन को नीचे उतारेंगे। उसके बाद तुम प्लेन को उड़ाकर बंबई की तरफ रवाना हो जाना। हमने इस काम को हर हाल में पूरा करना ही है। अपनी जिद पर अड़कर क्यों अपनी जान गंवाते हो? समझदारी से काम लो। यह वक्त तुम्हारे अड़ने का नहीं है, हमसे समझौता करने का है। वही करो, सब सुख शांति से निपट जाएगा। हमने सिर्फ एक आदमी को प्लेन से उतारना है। बौखलाई से पायलट ने एकाएक देवराज चौहान की गन पर हाथ डाला और उसे खींचने की चेष्टा करने लगा। क्षण भर में केबिन में दहशत का आलम छा गया। कोई गोली नहीं चलाए। देवराज चौहान अगले ही पल चीखा। फिर पायलट से बोला, गन छोड़ दो। हम खून खराबा नहीं चाहते। गन पर हाथ डालकर तुमने साबित कर दिया कि तुम वास्तव में आधे पागल इंसान हो। अभी वक्त है, अपनी समझदारी का सबूत दो और प्लेन को हमारे कहे अनुसार ले चलो। अगले ही पल पायलट तीव्र झटके के साथ कुर्सी से उठा और गन छीनने के लिए देवराज चौहान से गुत्थम गुत्था हो गया। बेवकूफ, गन छोड़कर पीछे हट जा। देवराज चौहान दांत भींचकर गुर्राया। अन्य दोनों पायलट हक्के बक्के से खड़े थे, चेहरे फक, आंखों में मौत की दहशत। तभी एक असिस्टेंट भयपूर्ण स्वर में बोला, सर, गन छोड़ दीजिए। इनकी बात मानने में ही भलाई है। हम इनसे टकरा नहीं सकते। लेकिन पायलट नहीं माना। वह किसी घायल शेर की भांति गुर्राता हुआ देवराज चौहान से गन छीन लेने की चेष्टा करता रहा।
आखिरी बार कह रहा हूँ, गन छोड़कर पीछे हट जाओ। देवराज चौहान के स्वर में मौत के भाव झलकने लगे थे। पायलट ने हांफते हुए गन छोड़ दी। तभी देवराज चौहान का हाथ पूरे वेग से पायलट के थोबड़े से टकराया। पायलट चीख कर पीछे जा गिरा। इसके साथ ही अवतार सिंह के जूते की ठोकर उसके कूल्हे पर पड़ी। वह चीखता हुआ लुढ़कने खाता चला गया। तेरे जैसे बेवकूफ ही बहादुर बनने की चेष्टा में अपनी जान गंवाते हैं। उठ, देवराज चौहान गुर्राया। पायलट कराहता हुआ लंबी लंबी सांसें लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब क्या इरादा है? मैं तैयार हूँ। पायलट होठों में फंसा खून हथेली से साफ करता हुआ बोला। कहाँ ले जाना है? पहले तेरी अकल को क्या हो गया था? पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे घूरता रहा। देवराज चौहान ने जेब से नक्शा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, प्लेन को 40 डिग्री पर ले ले, असम जाना है। शिव सागर का नाम सुना है? नक्शा थामते हुए पायलट ने सिर हिला दिया। वहीं शिव सागर के पास ही बोका खाट में हवाई पट्टी तैयार है, वहीं प्लेन उतारना है। रनवे पहाड़ों पर बनाया है? पायलट के होठों से निकला। हाँ, रनवे ठीक है, तुम्हें प्लेन उतारने में दिक्कत नहीं होगी। उतारने और दोबारा उड़ाने में तुम्हें सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। प्लेन के लैंड होते ही हम अपने साथियों के साथ उस व्यक्ति को लेकर उतर जाएंगे। पायलट ने नक्शा खोला और उसे ध्यानपूर्वक देखने लगा। असम में जिस जगह पर जाना है वहां मैंने पेन से निशान लगा रखा है और इस वक्त प्लेन जहां है नक्शों पर वहीं निशान लगा लो, रास्ता समझने में आसानी होगी। नक्शे को ठीक प्रकार से समझने में 10 मिनट लगे। उसके बाद वह अपनी कुर्सी पर जा बैठा और डैशबोर्ड के बटनों पर उसकी उंगलियां चलने लगी। कोई दिक्कत? देवराज चौहान ने गन की नाल से उसका कंधा हिलाया। नहीं, पायलट ने गर्दन पलटकर घूरा। अपने असिस्टेंट की सहायता ले सकते हो। इसके साथ ही दोनों असिस्टेंट को आजाद करके वह सब एक कदम पीछे हट गए। दोनों असिस्टेंट ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। उन सबके चेहरों के रंग उड़े हुए थे। एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। हाथ पांव में खौफ से भरा कंपन बराबर नाच रहा था। देवराज चौहान अवतार सिंह व अन्यों से बोला, अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद आऊँगा। इस बीच अगर इन तीनों में से कोई हीरो बनने की चेष्टा करे तो बिना एक पल की देरी के उसे भून दो। हमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। जो हमारे साथ सहयोग करेगा वही जिंदा बचेगा। देवराज चौहान ने पुनः अपनी गन की नाल पायलट के कंधे पर ठकठकाई। कान खोलकर सुन लो, अब हमसे किसी भी तरह की रहम की आशा मत करना। बिना कोई नाटक किए हमारा कहना मानते रहो, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। कहने के पश्चात देवराज चौहान पलटा और दरवाजा खोलकर पायलट केबिन से बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने कितने ही खतरनाक काम किए थे, परंतु प्लेन को हाईजैक करने के काम को पहली बार अंजाम दे रहा था। इस समय वह एकदम तैयार और सतर्क था। उसकी तर्जनी उंगली ट्रिगर पर थी। पायलट केबिन से बाहर आते ही उसने हर तरफ निगाह मारी। सब कुछ वैसा ही था जैसे वह छोड़कर गया था। इस पर भी उसके दिल का एक कोना उत्तेजना के कारण हौले हौले धड़क रहा था। हाईजैकिंग का काम वास्तव में रोमांच से परिपूर्ण था। एक निगाह उसने लोटिया पर भी डाली, जो कि उसे ही घूर रहा था। देवराज चौहान आगे बढ़ा और सीटों के बीच बने छोटे से खाली गलियारे जैसी जगह के बीच में से गुजरने लगा। सब यात्रियों की निगाह उस पर टिकी थी। यह बाथरूम तक जाने के लिए तड़प रहा है, कुछ दूर खड़े एक नकाबपोश ने कहा। देवराज चौहान ने ठिठक कर देखा। बाथरूम जाने वाला काफी बूढ़ा व्यक्ति था। जाने दो। इजाजत मिलते ही बूढ़ा उठा और जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि देवराज चौहान आगे बढ़ता, किसी ने उसकी टांग थपथपाई। देवराज चौहान गन सहित फौरन पलट गया। करीब की ही सीट पर जप्पी बैठा उसे देख रहा था। उंगलियों में ताजी सुलगाई सिगरेट थमी थी। सिगरेट पियो? BM जप्पी के होठों पर मुस्कान उभरी। तुम्हारे लिए सुलगाई है। कहने के साथ ही जप्पी ने सिगरेट वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने उसे घूरा, फिर हाथ बढ़ाकर उसकी उंगलियों में फंसी सिगरेट ले ली। कश लेकर जप्पी को उसने गहरी निगाहों से देखा, तत्पश्चात आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर आने वाले भाव नकाब के पीछे छिपे थे। तभी उसकी निगाह सुधीर शर्मा पर पड़ी तो होठ बीचकर रह गया। वह हद से ज्यादा पिए हुआ था। नशे के कारण उसका चेहरा धधक रहा था। उसके बैठने के अंदाज से ही स्पष्ट हो रहा था कि वह टुन है। शराब की खाली बोतल उसके पांवों के पास पड़ी थी और दूसरी आधी खाली बोतल अपनी गोद में फंसाकर हाथ से थामी हुई थी। वह लाल सुर्ख आंखों से ही उसे देख रहा था।
देवराज चौहान को अपनी तरफ देखते पाकर चेहरे पर पैंचर हुई मुस्कान लाकर अपने सलामत होने का आभास दिया। देवराज चौहान ने गर्दन घुमा ली। उसके बाद तो बाथरूम जाने वालों का तांता लग गया। एक एक करके सावधानी से यात्रियों को बाथरूम जाने की इजाजत दी जाने लगी। 2 आदमियों को बाथरूम के बाहर तैनात कर दिया गया। बाथरूम जाने वाले की वह तलाशी लेते और जब वह बाथरूम से बाहर आता तो बाथरूम को ध्यान से देखते कि सब ठीक तो है। 1.5 घंटे के आतंक से भरे माहौल के पश्चात प्लेन असम जा पहुंचा। तुमने असम में यहाँ से प्रवेश किया है। चालक कक्ष में खड़ा देवराज चौहान नक्शे को सामने रखकर पायलट को समझा रहा था। और हमें प्लेन को इस जगह पर लाना है। यहाँ पहुँचने के लिए प्लेन को जरा दाईं तरफ लेना पड़ेगा। पायलट ने बिना कुछ कहे लीवर को दाईं तरफ घुमा दिया। आसपास नजर रखो, देवराज चौहान बोला। इस तरह तुम पहाड़ियों में बनी हवाई पट्टी तलाश नहीं कर सकोगे। हमें इसी तरह ही हवाई पट्टी तलाश करनी है और कोई रास्ता नहीं। अगर तुम कहो तो जोरहट या तेजपुर के एयरपोर्टों से संबंध बनाकर रास्ते की जानकारी नहीं। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में उसकी बात काटी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चालक कक्ष के माहौल में जरा भी बदलाव न आया था। 6 के 6 नकाब पहने व्यक्ति एक तरफ रिवॉल्वरों सहित सतर्क मुद्रा में खड़े थे। अवतार सिंह कुछ हटकर पायलट के करीब खड़ा था और देवराज चौहान 2 पायलट के सिर पर चढ़ा बैठा था। दोनों असिस्टेंट खामोशी से अपने काम में व्यस्त थे। तुम्हारे पास बायनाकुलर अवश्य होगी। देवराज चौहान के पूछने पर असिस्टेंट पायलट ने ड्रॉज में से दूरबीन निकालकर उसे थमा दी। देवराज चौहान ने दूरबीन सेट की और विंडशील्ड से बाहर देखने लगा। प्लेन थोड़ा नीचे लो, एक निगाह नक्शे पर मारकर देवराज चौहान बोला। प्लेन को पायलट ने थोड़ा नीचे कर लिया। देवराज चौहान दूरबीन से नीचे दिखाई दे रहे असम को ध्यानपूर्वक देख रहा था। तभी नीचे हेडफोन पर आवाज सी उभरने लगी। यहाँ का टावर हमसे संबंध बनाने की चेष्टा कर रहा है, पायलट बोला। उस तरफ ध्यान देना छोड़ दो, अवतार सिंह गुर्राया, और नक्शे को देखकर बताओ हम कहाँ हैं। पायलट ने नक्शे पर निगाह डालने के पश्चात कहा, नक्शे पर जिस जगह आप लोगों ने हवाई पट्टी दर्शाई है उससे हमारा प्लेन ज़्यादा दूर नहीं है। हम उस इलाके के आसपास ही हैं। 5 मिनट बाद ही उन्हें एयरपोर्ट दिखाई दिया। एयरपोर्ट की लाइटें चमक रही थी। नीचे पड़े हेडफोन में उभरती आवाज़ों में तेजी आ गई थी। यह तो एयरपोर्ट है सर, असिस्टेंट आवेश में चीखा। बकवास मत करो, देवराज चौहान चीखा और हाथ में पकड़ी गन पायलट की गर्दन से सटा दी। अगर मरना नहीं चाहते तो प्लेन को एयरपोर्ट से दूर कर लो। कर रहा हूँ, पायलट ने कहा और डैशबोर्ड में व्यस्त हो गया। यह इत्तेफाक ही था कि हम एयरपोर्ट पर आ पहुंचे हैं। सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। प्लेन एयरपोर्ट के ऊपर से होता हुआ दूर होता चला गया। होठों को सख्ती से भींचे देवराज चौहान ने नक्शे का मुआयना किया। यह तेजपुर एयरपोर्ट था। प्लेन को एयरपोर्ट से दाईं तरफ लो, स्पीड कम से कम रखो। हम लोग उस जगह के पास ही हैं जहां हमने प्लेन लैंड करना है। पायलट उसे पूरा सहयोग दे रहा था। वह खुद चाहता था कि उनकी बताई जगह पर प्लेन लैंड करके इन लोगों से छुटकारा पाया जाए। देवराज चौहान आंखों पर लगा रखे बायनाकुलर से नीचे की जगहों को ध्यानपूर्वक देख रहा था। करीब 20 मिनट के बाद देवराज चौहान ने तेज स्वर में कहा, इस समय हम शिव सागर के ऊपर हैं। पायलट, प्लेन को गोल चक्कर में घुमाओ। चंद ही पलों में प्लेन गोल चक्कर के रूप में आसमान में घूमने लगा। वो रही हवाई पट्टी। देवराज चौहान ने अपनी उत्तेजना पर काबू पाते हुए जल्दी से पायलट को बांह पकड़कर खड़ा किया। पायलट नीचे देखने लगा। नंगी आंखों से ही हवाई पट्टी नजर आ रही थी। हवाई पट्टी पर मौजूद छोटे छोटे से बौने नजर आ रहे लोग हाथों को हिला रहे थे। पायलट के हाथ डैशबोर्ड के सीटों से टकराने लगे। कुछ ही पलों में प्लेन हवाई पट्टी के आसपास चक्कर लगाने लगा। यह रनवे छोटे प्लेनों के लिए है, हमारा प्लेन बड़ा है, पायलट ने नर्वस भाव से देवराज चौहान को कहा। यहाँ प्लेन को लैंड कर पाना संभव नहीं। बकवास मत करो, देवराज चौहान भेड़ियों की भांति गुर्रा पड़ा। रनवे की लंबाई चौड़ाई ठीक है, जरा सी सावधानी से काम लेना पड़ेगा, प्लेन लैंड हो जाएगा। इतने छोटे रनवे पर प्लेन नहीं उतारा जा सकता। दांत भींचकर देवराज चौहान ने अपना हाथ हिलाया और पायलट के चेहरे पर जा पड़ा। पायलट के होठों से दर्द भरी कराह निकल गई। खुद को संभाल कर उसने देवराज चौहान को खूनी निगाहों से देखा। देवराज चौहान ने उनके सिर के बाल मुट्ठी में थामे और क्रूर लहजे में बोला, ज्यादा नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं है। प्लेन यहाँ नहीं उतर सकता, यह कहकर तू छुटकारा हासिल नहीं कर सकेगा। प्लेन यहीं उतरेगा, समझा? चल, लैंडिंग की तैयारी कर। क्रैश हो जाएगा, परवाह नहीं,
प्लेन लैंड होगा या क्रैश होगा, एक बात तो होगी ही। देवराज चौहान के स्वर में वहशीपन आ गया। अगर लैंड हो गया तो हम सब बच जाएंगे, नहीं तो देखो मेरी बात मान जाओ। मैं थोबड़ा बंद रख साले। देवराज चौहान का हाथ पुनः उसके चेहरे से टकराया। और जो कहा है वही कर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्लेन को हम ज्यादा देर ऊपर नहीं रख सकते। पायलट के होठों से खून बह निकला। उसने खून से सने होठ साफ किए और होठ भींचकर डैशबोर्ड से खेलने लगा। लैंडिंग की तैयारी आरंभ हो गई। उसने एक निगाह विंडशील्ड के बाहर डालकर रनवे को गहरी निगाहों से देखा। फिर प्लेन को एक बड़ा सा चक्कर प्लेन नीचे झुकाता चला गया। रनवे बेहद करीब नजर आने लगा। ऐसा लगा जैसे कि अगले ही पल प्लेन रनवे पर दौड़ रहा होगा, परंतु तभी पायलट प्लेन को उठाकर ऊपर लेता चला गया। इम्पॉसिबल। पायलट ने प्लेन को राउंड पर लॉक किया और खड़ा हो गया। यहाँ किसी भी हाल में प्लेन लैंड नहीं हो सकेगा। एक तो रनवे की लंबाई चौड़ाई छोटी है और लैंडिंग पॉइंट पर पेड़ खड़े हैं, उन्हें पहले ही काट कर रखना चाहिए था। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। सुधीर शर्मा ने जब रनवे का निरीक्षण किया था तब उसने उन पेड़ों को काट देने को कहा था जो लैंडिंग के वक्त प्लेन के रास्ते में पड़ने थे, लेकिन वह जगमोहन से उन पेड़ों को काट देने के बारे में कहना भूल गया था। देवराज चौहान मुंह खोले पायलट को देखता रह गया। कोशिश करके तो देखो, शायद। तुम क्यों 500 यात्रियों की जान लेने पर तुले हो? पायलट उसकी बात काटकर खींच भरे स्वर में बोला। यहाँ प्लेन नहीं लैंड होगा। मेरी मानो तो प्लेन को तेजपुर या जोराहाट के एयरपोर्ट पर उतरवा कर वहां से नहीं, प्लेन इसी पट्टी पर उतरेगा। देवराज चौहान दांत किटकिटा उठा। मेरे आदमी यहाँ पर मौजूद है, एयरपोर्ट पर नहीं। विमान यहीं उतरेगा, समझे? ठीक है, यह उतारो। मुझे क्या इतराज हो सकता है? पायलट ने उसे घूरा। लेकिन मुझसे किसी प्रकार की आशा मत रखना, खुद ही लैंड कर लो। देवराज चौहान ने अवतार सिंह को देखा। इसे गन के निशाने पर एक तरफ बिठा दो, देखना साला कोई हरामजादगी ना कर सके। अवतार सिंह ने पायलट की छाती पर गन रखी और उसे धकेलते हुए केबिन के एक कोने में ले गया। यहां से हिलना नहीं, समझा? तुम लोग तो मरोगे ही, अपने साथ सबको ले डूबोगे। पायलट दांत किटकिटा उठा। चुप रह, चुप रह, अवतार सिंह गुर्राया। साला कामचोर, पता नहीं तुम जैसे गधे के बीजों को विमान चलाने के लिए क्यों भर्ती कर लिया जाता है। प्लेन लैंडिंग के वक्त पीछे हाथ रखकर चिल्ला पड़ते हो कि मुझे दस्त लगे हैं। पायलट क्रोध से भरी लंबी सांस लेकर रह गया। मैं अभी आया। देवराज चौहान बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने विमान के यात्रियों पर सरसरी निगाह मारी। सुधीर शर्मा को देखा जो कि शराब के तालाब में डूबा लग रहा था। क्षण भर के लिए उसका विश्वास डोल गया कि सुधीर प्लेन लैंड कर पाएगा या नहीं, लेकिन अब इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। विमान उतारने के लिए सिर्फ सुधीर शर्मा ही बचा था। सब यात्रियों की निगाहें उस पर ही टिकी थी। इस समय हम सब बहुत बड़े खतरे में से गुजर रहे हैं, देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला। हम जिस जगह पर प्लेन लैंड करना चाहते हैं उस जगह पर पायलट ने प्लेन उतारने को मना कर दिया है। इस वक्त हमें किसी पायलट की ज़रूरत है जो प्लेन लैंडिंग का काम कर सके। अगर आप में से कोई प्लेन हैंडल करना जानता हो तो वह आकर हमारी सहायता करे। यह सहायता हमारी नहीं, प्लेन की नहीं, प्लेन के हर यात्री की होगी, क्योंकि अगर हमारी पसंदीदा जगह पर प्लेन नहीं उतरा तो सबकी जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं कि हम में से कोई भी ना बचे, इसलिए ठहरो, मैं हूं। तभी एकाएक सुधीर शर्मा लड़खड़ाती आवाज में उठकर चीखा, मैं प्लेन लैंड करूंगा। कभी मैं प्लेन उड़ाया करता था। सबकी निगाहों का केंद्र सुधीर शर्मा बन गया। तुम विमान उड़ाना जानते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। सुधीर शर्मा का जिस्म लहराया, परंतु उसने फौरन ही खुद को संभाल लिया। मैं एक्सपर्ट पायलट हूँ। ठीक है, आओ। सुधीर शर्मा आगे बढ़ा। यह नशे में है, प्लेन लैंड नहीं कर सकेगा। तभी एक व्यक्ति ने दहशत भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने बोलने वाले को देखा। तुम तो नशे में नहीं हो, तुम आ जाओ। मैं प्लेन चलाना नहीं जानता, उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। नहीं जानते तो मुंह बंद करके अपनी सीट के साथ चिपके रहो। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे मामले में दखल देकर हमें डिस्टर्ब करे। तब तक सुधीर शर्मा देवराज चौहान के करीब जा पहुंचा। नशे में प्लेन संभाल सकोगे? क्यों नहीं, नशा मेरे लिए एनर्जी है। तुम चलो तो सही। देवराज चौहान सुधीर शर्मा के साथ पायलट कक्ष में प्रवेश कर गया।
परंतु भीतर जाकर जब उसे लैंडिंग में अड़चन डाल रहे पेड़ों के बारे में पता चला तो सब कुछ भूलकर वह फट पड़ा। मैंने तुम्हें पेड़ काटने को कहा था, सुधीर शर्मा देवराज चौहान पर चिल्ला पड़ा। मैं उन लोगों से इस बारे में कहना भूल गया। देवराज चौहान ने होठ भींच लिए। भूल गया? सुधीर शर्मा अब नशे की हालत से काफी हद तक बाहर आ चुका था। इतना कह देने से काम नहीं चलेगा। लैंडिंग पॉइंट पर पेड़ आ रहे हैं। विमान नीचे ले जाते ही पेड़ों से टकराकर क्रैश हो जाएगा। अब तुम ही कहो मैं क्या करूं? पेड़ ना भी हो तो तब भी क्रैश होना ही है। अवतार सिंह की गन की नोक पर खड़ा पायलट दांत भींचकर कह उठा। नशेड़ी, तू इतने नशे में होने पर प्लेन संभाल सकेगा? इस खतरनाक रनवे पर लैंडिंग करना तेरे बस का है? अपने शरीर की लैंडिंग तो तेरे से ठीक तरह हो नहीं रही। भाग जा यहाँ से। तू फिर बोला? तुम लोगों के भले के लिए ही कट रहा हूं। अब तू अपने भले की सुन ले। अवतार सिंह गन की नाल उसके माथे पर टिकाकर कह उठा। अब के बाद फालतू का तेरे मुंह से कोई शब्द निकला तो तेरी लैंडिंग हो जाएगी। तेरा शरीर नीचे और आत्मा ऊपर की तरफ लैंड करेगी। आया कुछ भेजे में? अवतार सिंह के स्वर में मौत की झलक पाकर पायलट सूखे होठों पर जीभ फेरने लगा। देवराज चौहान ने सुधीर शर्मा को देखा। तू अच्छी तरह जानता है कि प्लेन इसी रनवे पर उतारना कितना जरूरी है। मेरे जानने से कुछ नहीं होता। सुधीर शर्मा के होंठ भींच गए। जब तक वह पेड़ अपनी जगह सलामत खड़े हैं प्लेन नहीं उतर सकेगा, और मेरे ख्याल में वह सिर्फ 2 लंबे लंबे पेड़ हैं। तुम्हें अपने आदमियों के साथ ट्रांसमीटर पर संबंध रखना चाहिए था, ताकि ऐसी कोई स्थिति पैदा होने पर नीचे मैसेज भेजकर निपटा जा सके। कोई रास्ता नहीं? देवराज चौहान का चेहरा स्याह पड़ने लगा। कोई रास्ता नहीं, सुधीर शर्मा ने स्पष्ट कहा। उन पेड़ों के होते हुए कोई रास्ता नहीं। मुझे वास्तव में अफसोस है कि तुम्हारी छोटी सी लापरवाही ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारो। तुम कुछ आदमियों के साथ लोटिया को लेकर चंपत हो जाओ। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम्हारी यह धमकी काम कर जाएगी कि अगर तुम लोगों को कुछ कहा गया तो प्लेन में मौजूद तुम्हारे आदमी यात्रियों सहित पूरे जहाज को उड़ा देंगे। तुम साफ निकल जाओगे। यह नशेड़ी ठीक कह रहा है। गन की नोक पर खड़ा पायलट बोल ही पड़ा। देवराज चौहान के चेहरे पर खूंखारता उभर आई। मैं ऐसा ही करता। स्वर में वहशीपन नाच रहा था। अगर मेरे आदमी पहले से ही एयरपोर्ट पर अपने इंतजाम के साथ मौजूद होते। मैं ऐसा ही करता अगर मुझे मालूम होता कि नीचे वाले आदमियों ने लोटिया को रखने का इंतजाम कहाँ कर रखा है। तो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि प्लेन से उतारने के पश्चात लोटिया को कहाँ ले जाना है? नहीं, यह इंतजाम नीचे वालों के हाथों में था और मैंने जानने की आवश्यकता ही नहीं समझी। देवराज चौहान क्रूरता भरे स्वर में कह रहा था। अब समझे कि एयरपोर्ट पर प्लेन का लैंड होना मेरे लिए फिजूल है। अगर मैंने ऐसा किया तो लोटिया को लेकर कहाँ जाऊंगा? यहाँ के रास्ते मेरे लिए अनजान हैं। लोटिया को संभालने के साथ कोई गुप्त ठिकाना भी तलाश कर लूं, यह मेरे लिए संभव नहीं। तब तक हम सब पुलिस के हाथों में होंगे। हर बीतते पल के साथ हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। आसमान में एक ही जगह पर चक्कर काट रहा प्लेन अब तक हजारों निगाहों का केंद्र बन चुका होगा। एयरपोर्ट वाले कब के सतर्क हो चुके होंगे। हो सकता है उन्होंने मकसद जानने के लिए कोई कार्यवाही भी शुरू कर दी हो। सुधीर शर्मा का पूरा नशा उड़ गया। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। सुधीर शर्मा व्याकुल हो उठा। अब तुम ही बताओ क्या हो सकता है? एयरपोर्ट पर तुम लैंडिंग नहीं चाहते और यहाँ प्लेन लैंड हो ही नहीं सकता। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कॉकपिट का दरवाजा भीतर से अच्छी तरह बंद करके पलटा तो चेहरे पर मौत से भरी क्रूरतापूर्ण मुस्कान व्याप्त थी। बेहद शांति के साथ उसने सिगरेट सुलगाई और सर्द लहजे में बोला, मैं एयरपोर्ट पर प्लेन उतारकर मौत से समझौता करना नहीं चाहता। मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जिस दिन हार स्वीकार करूंगा वह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या मतलब? सुधीर शर्मा उसे घूरने लगा। मतलब यह है कि हालत ऐसे पैदा हो चुके हैं कि मुझे हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हम सबकी जिंदगी का आखिरी दिन है। इन 500 यात्रियों की जिंदगी का आखिरी दिन है। देवराज चौहान एक एक शब्द को चबाकर ठंडे लहजे में कह रहा था। यह प्लेन एक ऑटोमेटिक कंट्रोल पर ऐसे ही घूमता रहेगा जब तक कि इसमें पेट्रोल रहेगा। ईंधन समाप्त होते ही प्लेन नीचे गिरेगा और हम सबकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। इस हाईजैकिंग का अंत हो जाएगा। क्या कह रहे हो? सुधीर शर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। यह इंसान पागल हो गया है। पायलट गला फाड़कर चीखा। अपनी हार के कारण हम सबको मौत के मुंह में धकेल रहा है।
इस बात को तो तुम्हारे साथी भी पसंद नहीं करेंगे। देवराज चौहान ने गन सीधी की और खूनी निगाहों से पायलट को देखा। तुम इन शब्दों का इस्तेमाल करके मेरे आदमियों को मेरे खिलाफ भड़काने की चेष्टा कर रहे हो। तुम्हारी इस बात से बहुत ही खतरनाक हालत उत्पन्न हो सकते हैं। मैंने तुम्हारी हर जाति को माफ किया क्योंकि तुम्हारी तरफ से की गई वह सब बातें मेरी निगाहों में सामान्य थी, परंतु यह बात सामान्य नहीं है। इन शब्दों का इस्तेमाल करके तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। तुम चाहते थे कि इस बात को सुनकर यहाँ मौजूद मेरे आदमी मेरे खिलाफ बगावत कर दें। तुमने बेवजह हीरो बनने की चेष्टा की है और मैं तुम जैसे धूर्त इंसान को जिंदा छोड़ना ठीक नहीं समझता। यहाँ मौजूद मेरे आदमी बेहद खास हैं और जान देने में विश्वास रखते हैं, तभी मैं इन्हें चालक कक्ष में लाया था। तुम्हारी बात का असर इन पर नहीं हुआ होता तो इनके हथियारों से निकली गोलियां अब तक मेरी जान ले चुकी होती, लेकिन तुम्हारे इन शब्दों को बाहर फैले आदमियों ने सुन लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे माफ कर दो। पायलट का चेहरा आतंक से भर उठा। अब मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, मेरे होठों से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, मैं गूंगा बन जाऊंगा। एक बार मुझे माफ कर दो। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया और सर्द लहजे में बोला, शूट। अगले ही पल अवतार सिंह के हाथ में थमी गन क्षण भर के लिए गरजी। गन के मुंह से असंख्य गोलियां निकलकर पायलट के चेहरे को उधेड़ गई। उसका चेहरा चीथड़े चीथड़े होकर बिखर गया। वह अगली सांस भी नहीं ले सका था और कटे वृक्ष के समान नीचे जा गिरा। इसके साथ ही पूरे कैबिन में मौत का सा सन्नाटा छा गया। दोनों असिस्टेंट खौफ के मारे थर थर कांपने लगे। सुधीर शर्मा ने अपनी दोनों आंखें जोर से बंद कर ली। कई पलों तक कोई कुछ भी ना बोला। तुमने इस बेचारे की जान खामखा ही ले ली। सुधीर शर्मा ने आंखें खोलकर एक लंबी सांस ली। मैं इसे बहुत देर से बख्शता आ रहा था। देवराज चौहान गुर्राया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। सुधीर शर्मा सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, करना है। अब हम सबको मौत का इंतजार करना है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसलकर एक तरफ रखी दूरबीन उठाई और आगे बढ़कर विंडशील्ड से बाहर का नजारा देखने लगा। कुछ ही क्षणों के पश्चात बाइनाकुलर से होती हुई उसकी निगाह नीचे दिखाई दे रही हवाई पट्टी पर जा टिकी। नीचे मौजूद उसके आदमी अब शायद थक गए लगते थे क्योंकि उनका हाथ हिलाना बंद हो चुका था। अवश्य ही वह सब उलझन में होंगे कि प्लेन को लैंड क्यों नहीं किया जा रहा। कभी कभार कोई यूं ही हाथ हिलाता दिखाई दे जाता था। केबिन में दहशत से भरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी देवराज चौहान का शरीर फुर्ती के साथ हिला। वह बाइनाकुलर सहित विंडशील्ड की तरफ और भी झुक गया। मिनट भर तक यही आलम रहा। फिर वह बिजली की सी गति के साथ पलटा और चमक भरी निगाहों से सुधीर शर्मा को देखने लगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।